हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कमर्शियल रिटेल शॉप्स के बारे में, जो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चारों तरफ ही बिकते हुए देख रहे हो। श्योरिटी तो ये दी जाती है, जैसे कि आप मार्केट में निकलोगे तो इस तरीके एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि पहले दुकान बाद में मकान, और कहीं कहीं तो इस तरीके से भी आपको पिच किया जा रहा है कि 12% इंक्रीमेंटल एवरी ईयर प्लस रेंटल इनकम सेकेंडरी। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और ये एक्चुअल में फिजिबल है भी या नहीं, तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम और आप जैसे जो एक कॉमन पर्सन है उनको यही लगता है कि हम एक कमर्शियल स्पेस बाय कर लेंगे और हमें इजीली वहाँ से रेंटल इनकम जो है, सेकेंडरी इनकम हमको मिलती रहेगी और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर सही से एनालिसिस ना की जाए और चीज़ों को ठीक से ना समझा जाए तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाता है, जबकि लायबिलिटी बन जाता है आपके लिए। तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझनी है, जो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, और एंड तक इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि क्यों आजकल जो ये आपका कमर्शियल स्पेस वाला मार्केट है वो इस तरीके से पिच किया जा रहा है कि जो आप और जैसे हम जैसे जो कॉमन इन्वेस्टर हैं वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये इस तरीके से ये जो शॉप्स के रेट है वो पिच कर रहे हैं कि एवरी ईयर इनका इंक्रीमेंट हो रहा है 12%, और ये जो डेटा है ये आपको दिखाएंगे 2020 से लेके 2023 तक का डेटा। आप ये मानिए जो 2020 में जो रेट्स थे प्रॉपर्टी के वो तो बिल्कुल अपने बॉटम लेवल पे आ चुके थे ड्यू टू कोरोना, जबकि सच्चाई तो ये है कि 2014 से लेकर 2020 तक का जो मार्केट था रियल एस्टेट का वो बिल्कुल फ्लैट था और कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। तो ये हमेशा ही होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट में। आप अगर देखोगे, जैसे कि पहले स्टॉक मार्केट में था कि जो प्राइसेस थे वो एकदम से सर्च कर रहे थे, तो रिटेल इन्वेस्टर को पुल करने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं कि अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो आपके हाथ से ये चीज़ निकल जाएगी। और अभी वही हाल हो रखा है प्रॉपर्टी मार्केट में, चाहे वो कमर्शियल स्पेस हो या वो आपका होम हो। तो इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स ठीक से समझ लेने चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ल्यूक्रेटिव हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। इस वाले जो वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कमर्शियल शॉप्स के बारे में, जो आजकल काफी पिच की जा रही हैं। और अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट कभी आए हो या आप रहते भी हो तो आपने देखा ही होगा कि चारों तरफ इतनी सारी शॉप्स की अवेलेबिलिटी है। जितने लोग नहीं हैं उससे ज्यादा तो इन लोगों ने शॉप्स बना दी हैं और इनको बेचे जा रहे हैं वो किसी ना किसी पॉइंट्स के थ्रू कि आप इसमें अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो अगर आप यहाँ पर ले लो, और अगर आप जॉब करते हो तो पहले आप उसको रेंट पे चढ़ा दो और बाद में आप उसमें बिजनेस कर सकते हो। तो अब सारी मैथ समझ लेते हैं कि इसका एक्चुअल क्या चीज़ है और क्या आपको उन शॉप्स पे बिजनेस करने से कोई बेनिफिट होने भी वाला है या फिर जो रेंटल इनकम है वो एक्चुअल में उतनी आने भी वाली है। पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जो भी अगर आप कोई रेडी टू मूव इन शॉप है अगर, और वो एक ऐसी लोकेलिटी में है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो 90% नहीं भी माने तो 80% तक जो ऑक्यूपेंसी उसकी हो चुकी है, मतलब जो फुटफॉल है लोगों का वो अच्छा खासा है आसपास, आप ये मान लीजिए। तो उस शॉप की जो कीमत है यहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेट आपको एक नॉर्मल शॉप है उसकी कीमत आपको 1 CR के अराउंड मिलेगी। अब 1 CR अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, और कुछ लोग तो उसके लिए लोन भी उठाते हैं, क्योंकि जिसके पास एक घर है वो सोचता है कि चलो सेकंड में अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ एज एन एसेट, वो आपका फ्यूचर में काम आ जाएगा। तो ये एक चीज़ होती है। अब जो शॉप्स खरीदी जाती हैं तो वो 2 पर्पज़ के लिए खरीदी जाती हैं। पहला तो होता है कि एक बंदा जो होता है खरीदता है वो ये सोच के खरीदता है कि मैं उसमें कुछ अपना बिजनेस करूंगा, और सेकंड चीज होती है कि मैं उससे रेंटल इनकम अर्न करूंगा। तो जो फर्स्ट केस है कि आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, वो जो परसेंटेज है वो आप ये मान लीजिए कि 20% तक रहता है, और वो आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस उसमें करना चाहते हो और आप क्या टाइम होराइजन लेके आप चल रहे हो और आपकी क्या स्किल सेट है। तो वो तो मैं अभी इस पॉइंट को छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल चॉइस हो जाती है और आपकी अपनी शॉप है तो आप लॉस बियर करके भी बिजनेस आप रन कर सकते हो।
मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगी, जब आपने एक शॉप ओन करी है, 1 CR आपने अपफ्रंट पे किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अपना जो रेंटल यील्ड है तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 6% के राउंड मिल जाएगा, क्योंकि 50,000 से कम आपको रेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, तो 50,000 रेंट तो होगा ही। अब ये चीज़ है कि 6% का मैं आपको बोल रही हूँ कि रेंटल यील्ड, तो आप कहोगे कि हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, आगे अगर मुझे 6% का रेंटल यील्ड मिल रहा है और प्लस मेरे को जो प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन है एवरी ईयर वो भी हो रहा है, तो इसको भी ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो आप ये मान लीजिए कि जो 6% है वो एक्चुअल में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में, जैसे मैं जो रिटेल शॉप्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें 5 तरह के बिजनेस ही फीजिएबल हैं, जो आप देखोगे कि चारों तरफ वही बिजनेस खुले हुए हैं, ऐसा कोई यूएसपी नहीं है किसी बिजनेस की। तो वो 5 तरह के बिजनेस आपके हैं। पहला तो एक ग्रोसरी स्टोर हो गया, ग्रोसरी स्टोर में आप वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड कर लो, तो वो वेजिटेबल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर को मैं एक ले लेती हूँ। सेकंड आपका केमिस्ट शॉप हो गया। थर्ड आपका फूड आउटलेट्स हो गया, टेक अवे टाइप ऑफ आउटलेट्स हो गया, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया जो लोकल क्लोथिंग शॉप्स रहता है वो, और फिफ्थ आपका हो गया स्टेशनरी शॉप। इसके बियॉन्ड तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई बिजनेस जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है कोई चलता हो। तो यही है कि रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप लेने का सोच रहे हो शॉप, एक रिटेल आउटलेट, तो ये 5 तरह के ही बिजनेस उसमें फीजिबल है। अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक फूड आउटलेट का, कि सपोज आपने रेंट आउट किया किसी को जो अपना फूड आउटलेट रन करेगा, टेक अवे काइंड ऑफ, तो उस केस में क्या होता है कि 50,000 तो उसको रेंट देना होगा, ठीक है। तो ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यहाँ पर बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इस वीडियो का, क्योंकि 50,000 तो रेंट हो गया, ठीक है। और उसके बियॉन्ड अगर आप कुक रखते हो या हेल्पर रखते हो तो 50,000 उनकी सैलरीज हो गई, तो ये हो गया 1 लाख। और 10,000 आप रख लीजिए जो मेंटेनेंस चार्ज होता है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो चीजें होती हैं, तो 10,000 आपको उसके बियॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल जो स्पेस होते हैं उसमें ये जो चीजें होती हैं वो थोड़ी हायर साइड होती हैं एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और ये तो 10,000 हो गया, और आपको 10,000 रखना पड़ेगा एज अ प्रमोशन कॉस्ट, क्योंकि अगर आप कोई नई चीज ओपन कर रहे हो, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन एक्टिविटी में तो चीजें लगानी ही पड़ती हैं, अदरवाइज बिजनेस खोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई फुटफॉल नहीं होता है। तो 1,20,000 जो है आपका कॉस्ट, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये तो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, चाहे आपकी सेल्स होती हैं नहीं होती हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब आप ये मान लीजिए अगर आप 1,20,000 लगा रहे हो और आप इतना हेडेक भी ले रहे हो बिजनेस करने का, तो अगर आप 3 से 4 लाख की अगर आप टॉप लाइन सेल नहीं करते हो, जबकि इसमें मैंने जो शॉप का जो सेटअप कॉस्ट है, जो एक इनिशियल कॉस्ट होता है जो 2-3 लाख रुपए है, वो भी मैंने नहीं लगाया है। और अगर आप एक फूड आउटलेट खोल रहे हो तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, वो भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। स्टिल 1,20,000 इसमें आ रहा है, और आपको जो सेल्स करनी होगी मंथली बेसिस पे वो 3 से 4 लाख आपको मिनिमम करनी होगी। अदरवाइज जो प्रॉफिट है वो तो आप भूल ही जाइए। इवन जो आपका जो बियर मिनिमम जो ये कॉस्ट है 1,20,000 वाला, वो भी नहीं निकलने वाला है। तो मैं अपने जैसे विसिनिटी में देखती हूँ जो 90% तक ऑक्यूपेंसी हो रखी है जिन रेजिडेंशियल एरियाज की, वहाँ पर जो शॉप्स खुलती हैं वो मैक्सिमम 6 मंथ्स और अप टू 1 ईयर तक वो रन कर पाते हैं, क्योंकि वो लॉस में पूरा बियर करते हैं, वो उतना जो प्रॉफिट मार्जिन वाली जो चीज़ है मैच नहीं कर पाती है और वो अल्टीमेटली बंद हो जाती हैं। कुछ शॉप्स के संग ये होता है कि वो रेंट पर ही नहीं चढ़ पाती हैं, क्योंकि मार्केट में उतना डिमांड नहीं है, इस एरिया में उतनी परचेजिंग पावर नहीं है जितना ये शो किया जाता है। क्योंकि आजकल जो आप देखोगे ये जो पूरा एरा है वो डिजिटाइजेशन का है, यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज़्यादा कल्चर है, तो ये चीज़ हो जाती है जो स्मॉल आउटलेट्स रन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका जो एक तो बिजनेस चल नहीं पाता, वो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो आप एक्सपेक्ट करते हो 6% का ईयरली अपना रेंटल यील्ड, वो भी आप नहीं निकाल पाते हो। आपको मिल जाता है रेंटल यील्ड 2 से 3% तो नहीं कहूँगी मैं, 4% तक आपका निकल पाता है, क्योंकि कुछ टाइम आपकी शॉप खाली रहेगी, फिर कोई नया बिजनेस आप रेंट पे चढ़ाओगे, किसी तरीके से वो चढ़ेगा। और कुछ शॉप तो ऐसी हैं जिनकी लोकेशन अच्छी ना होने की वजह से वो रेंट पर भी नहीं चढ़ पाती हैं, वो बंद ही रहती हैं, उनका कोई रेंट पे लेने को भी कोई तैयार नहीं होता है।
तो ये एक चीज आ जाती है। तो अब आप सोच लीजिए कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड होता है, आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी उतना ही आपको रेंटल यील्ड जो है दे पाता है, और जबकि आपने जो कॉस्ट पे करी होती है उस शॉप की, वो आपने एक हायर प्राइस पॉइंट पर उसको बाय किया होता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट लेवल का जो प्रॉब्लम है, जो मेजर पॉइंट है कि जो शॉप के रेट्स हैं वो बहुत हायर हैं, इस वजह से रेंटल भी हायर हैं, और इसी वजह से जो प्रोडक्ट जो बंदा सेल करता है उस शॉप पर, वो प्राइस पॉइंट भी मैच नहीं कर पाता है। अगर वो प्राइस पॉइंट कम रखेगा तो क्वालिटी गिरेगी, और अगर वो प्राइस पॉइंट बढ़ाएगा तो जो आपके ब्रांडेड आउटलेट्स रहते हैं उसको वो बीट नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही चीज़ों में मात खा जाता है, एक तो ऑनलाइन में और एक दूसरा आपका जो ब्रांडेड आउटलेट्स होते हैं उनसे। तो प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रॉब्लम आता है, और आपकी जो शॉप है, जो आपको सपने दिखाए जाते हैं, वो उस तरीके से आपको रेंटल यील्ड नहीं मिल पाती है। अब सेकंड ये सपना दिखाते हैं कि एप्रिसिएशन वैल्यू इसकी अभी जो है वो 12% पर ईयर के बेसिस से बढ़ रहा है। तो आप मेरे से ये भी क्वेश्चन करोगे कि चलो ठीक है, मेरे को 4% ही अगर रेंटल यील्ड मिला, 6% नहीं भी मिल पा रहा है, लेकिन मेरा 12% से अप्रिसिएशन हो रहा है, तो 12 + 4 आप कहोगे चलो मुझे 16% का रिटर्न मिल रहा है एवरी ईयर, पर वो भी बिल्कुल ही आपका फॉल्स है ये चीज़। क्योंकि अगर आप एनालाइज करोगे चीज़ें, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, और काफ़ी सारे आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से भी बात करोगे, जो मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं करते हैं, जो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि जो सेल करते हैं वो तो आपको हर एक टाइम पर आपको मिसलीड ही करेंगे। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी पहले सोचा था इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का, पर सब कुछ एनालाइज करने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि जो कमर्शियल शॉप्स है, ये जो छोटे आउटलेट्स की मैं जो बात कर रही हूँ, बड़े पे मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं अभी छोटी शॉप्स की बात कर रही हूँ, वो आपकी उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आपको लेना ही है, अगर आपको सेकंड प्रॉपर्टी, तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अपने एनालिसिस के बाद ही कोई डिसीजन आप लेना, ठीक है। तो मैं ये आपसे डिस्कस कर रही थी कि अगर आप इन केस ले भी लेते हो आप ये जो प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो मार्केट है वो आज तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिर वो एक स्टैग्नेंट फेज में आएगा, फिर वो चलेगा, तो आपका जो ओवरऑल एप्रिसिएशन होता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज का उतना नहीं होता है जितना कि रेजिडेंशियल का होता है। क्योंकि कमर्शियल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर परचेजिंग पावर नहीं होगी और डिजिटाइजेशन का मैंने जैसे बताया, तो चीज़ें क्या होती हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो होती है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, वो बढ़ती है आपकी कि वहाँ पे कितना डिमांड है किसी पर्टिकुलर की। अगर आप वहाँ पे कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पे उससे कितना अपॉर्चुनिटी है, उससे उस शॉप से उस चीज़ को निकालने की, उसको अर्न करने की कैपेबिलिटी की, तो वो यहाँ पर अभी नहीं दिखता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाले एरिया में। जैसा मैंने बताया कि फुटफॉल है, बहुत सारे हजारों के लोग रह रहे हैं, लेकिन पॉइंट वही है कि 4-5 तरह के ऑप्शंस हैं आउटलेट्स के, वो ऑप्शंस कॉमन है, ऐसा कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है उनका कि हर कोई आपके आउटलेट से ही सामान बाय करेगा, और ब्रांडेड का जो कंपटीशन है वो तो अलग ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको, अगर आप लेने का सोच भी रहे हो कमर्शियल शॉप, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप ऐसे ही मत ले लीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, किसी एजेंट से बात मत करिए, किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात कीजिए कि यहाँ पर इस लोकेशन पे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या यहाँ का परचेजिंग पावर है। क्योंकि आप ले लोगे फिर आप एक बार फंस जाओगे, और आपका जो ऐसा भी नहीं है कि एप्रिसिएशन हो जाएगा और आप निकाल दोगे तुरंत की तुरंत शॉप, निकलने पे भी ऐसा नहीं है तुरंत बिक जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपको हर एक पॉइंट पर सोचना चाहिए। तो मेरी तो यही राय है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया में जहाँ पर शॉप्स भर भर के हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई से ही सब चीज़ों की वैल्यू होती है, तो सप्लाई यहाँ पे भर भर के है और उतना डिमांड अभी नहीं हुआ है क्रिएट, तो अभी आप शॉप्स वगैरह लेने से थोड़ा सा दूर रहिए। अदरवाइज वो शॉप्स आपको खुद भी बिजनेस करना चाहो तब भी उतना रिटर्न नहीं देगी, और अगर आप किसी को रेंट आउट भी करोगे तो वो भी अपना निकाल नहीं पाएगा खर्चा पानी, और इन द एंड वो छोड़ के चला जाएगा। और जब मार्केट में ये चीज़ें
रोटेट हो जाती हैं कि यहाँ तो बिजनेस नहीं चलते हैं, तो आपको रेंट पे चढ़ाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये करंट सिचुएशन अभी की है। अगर फ्यूचर में कोई और अपडेट होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।